कितना लेजिटिमेट होता है किसी भी कंट्री के अगेंस्ट एक वॉर डिक्लेयर कर देना? एक तो है यूनाइटेड नेशंस का जो चार्टर, यूएन का जो चार्टर है, उसमें आर्टिकल 2 विद इन ब्रैकेट्स क्लॉज 4 ये कहता है कि नो कंट्री शुड यूज फोर्स अगेंस्ट एनी अदर कंट्री। प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो ये एम्पिरिकल ऑर्डर में एक्शन ले रहे हैं। अभी वेनेजुएला पे भी अटैक किया था, मदुरो को कैप्चर करके ले आए थे ट्रंप। वेनेजुएला और ग्रीनलैंड, क्यूबा, ये इसकी तुलना आप ईरान और वेस्ट एशिया में जो युद्ध चल रहा है उसके साथ नहीं कर सकते हैं। इराक में जो फर्स्ट गल्फ वॉर है तो उसमें भी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का रेजोल्यूशन 678 ऑफ नवंबर 1990 का ऑथोराइजेशन था। वियतनाम में गया तब कोई यूएन का ऑथोराइजेशन नहीं था। ये मॉडर्न वॉरफेयर कहाँ जाते हुए दिख रहा है? मुझे तो नहीं लग रहा है कि युद्ध जल्दी से समाप्त होने वाला है। ईरान जो है वो इतना जल्दी से मानने वाला नहीं है। ना इसमें यूएस और इजराइल पीछे हटने की बात कर रहे हैं, ना ईरान पीछे हटने की बात कर रहा है। आज देखा जाए तो यूएस की शक्ति जो है वो अनचैलेंज नहीं है। क्या चाइना आगे चल के आपको लगता है कि इज इट इन अ कंफर्टेबल पोजीशन टू मीडिएट टॉक्स? चाइना की वो छवि ही नहीं है, वो इतना प्रभावशाली देश नहीं है इस बात में कि वो मीडिएशन कर सके। आपको लगता है कि जो है ये जो गल्फ कंट्रीज पर ये जो ऑनगोइंग वॉर है उसका कोलैटरल डैमेज हो सकता है? आज से 20, 30, 50 साल के बाद नैरेटिव जो है उसमें ये है कि इस्लाम का जो ट्रू प्रोटेक्टर है वो ईरान है। ये जो स्ट्रेटेजिक एम्बिग्विटी भारत ने भी मेंटेन की हुई है, इसको वर्ल्ड इस वक्त, हाउ द वर्ल्ड इज सीइंग इट? नमस्कार, जागरण मंथन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्मृति रस्तोगी। हमेशा की तरह आज भी जो हमारे गेस्ट हैं बहुत खास हैं। एम्बेसडर सुजान चिनॉय, डायरेक्टर जनरल मनोहर पर्रिकर इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस स्टडीज एंड एनालिसिस। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अ सेलिब्रेटेड डिप्लोमेटिक करियर ऑफ ऑलमोस्ट 38 ईयर्स। इसके साथ साथ ही हैज़ सर्व्ड इन ऑलमोस्ट लाइक सो मेनी कंट्रीज, और उसके साथ पिछले 7-7.5 सालों से वो मनोहर पर्रिकर इत्सा जैसे एक प्रतिष्ठित संस्थान में काम कर रहे हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ स्मृति जी। बहुत कुछ है सर डिस्कस करने के लिए। जब जियो पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल रिलेशन, नेशनल सिक्योरिटी की बात करी जाती है और प्रेजेंट सिनारियो में इतना वॉलेटाइल हो चुका है सब कुछ कि आज कुछ हो रहा है, अगले दिन फिर वो चेंज हो रहा है, फिर कुछ नया, इतने डेवलपमेंट्स हो रहे हैं। शुरुआत यहीं से करूँगी। ये जो पूरा जो ईरान, यूएस इजराइल वर्सेस ईरान, ये जो पूरा वॉर चल रही है, कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, अब तो खैर वॉर का रूप ले ही चुका है। क्या लीगैलिटी है, कितना लेजिटिमेट होता है किसी भी कंट्री के अगेंस्ट एक वॉर डिक्लेयर कर देना? मैं आपको 2-3 चीज़ों को रिलेट करके ये बात करना चाहूँगी कि कहा कि ईरान अपने न्यूक्लियर एसेट्स बना रहा है, यूरेनियम एनहांस बहुत चीज़ें कर रहा है, तो जिसके चलते एक यूएस को डर लगता है कि भाई ऐसा ना हो कल को एक वॉर जस्ट लाइक 9/11 पर्ल हार्बर ऐसा कुछ ना कर दे। लेकिन यूएस नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर के जो आउटगोइंग डायरेक्टर, जो फॉर्मर डायरेक्टर हैं जोई केंट, उन्होंने रिज़ाइन करने के कुछ ही देर बाद कहा कि ऐसा कोई भी हमारे पास इनपुट नहीं था, पहला। दूसरा, जो की डिसीजन मेकर्स थे, दे वर नॉट अलाउड टू मीट यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, दूसरा। और तीसरा, ऐसा कोई इंटेल नहीं था हमारे पास कि ये इन्हांसमेंट हो रहा है या न्यूक्लियर एसेट बन रहे हैं। उसके बावजूद इस तरीके की, इस स्केल की एक वॉर हो जाती है जिसमें पूरा वेस्ट एशिया इम्पैक्ट हो रहा है, भारत भी इम्पैक्ट हो रहा है, बहुत अनसर्टेनिटी है। तो सबसे पहला सवाल सर कि क्या लेजिटिमिटी है, क्या जस्टिफिकेशन है इस वॉर का? तो सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि वैश्विक स्तर पर एक काफ़ी सालों से अस्थिरता का वातावरण बना हुआ है। इसमें हमें सबसे पहले ये भी समझना है कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है। एक जो संयुक्त राष्ट्र जो है वो 1945 में स्थापित हुआ था। ये जो संयुक्त राष्ट्र है वो
एक ऐसी संस्था है कि जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के बल पे बना था। उसका मेन जो कंस्ट्रक्टर है वो एक्चुअली यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है। तो ये संयुक्त राष्ट्र जब बना तब 51 कंट्रीज़ मेंबर्स बनी 1945 में, दूसरे विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद। और इसमें मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि शांति का वातावरण कायम के लिए बना रहे और समृद्धि हो दुनिया में अलग अलग देशों में। और इसके बाद जो हमने देखा है वो ये है कि ये जो मानक व्यवस्था जिसको कहते हैं स्टैंडर्ड, उसमें से परिवर्तन भी आया है। हकीकत में पिछले 80 सालों में वैश्विक स्तर पर अनेक बदलाव भी आया है और कई देश जो आज उभरती हुई शक्तियां हैं वो उस वक़्त उभरती हुई शक्ति नहीं थी, वो न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ थी जैसे कि इंडिया है। तो हम पहले तो ये डिस्टिंक्शन करेंगे कि एक मानक व्यवस्था है और एक अनुभवजन्य व्यवस्था कहेंगे जिसको हम एम्पिरिकल ऑर्डर कहेंगे। तो एक नॉर्मेटिव ऑर्डर होता है, एक एम्पिरिकल ऑर्डर होता है। तो नॉर्मेटिव ऑर्डर में कोई बदलाव नहीं आया है, वो वहीं के वहीं है। जो संयुक्त राष्ट्र है उसकी एक संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद है, उसमें स्थायी मेंबर्स है 5 वीटो पावर के साथ, बाकी जो है वो जनरल मेंबर्स है। मगर जो बाहर की दुनिया है, जो अनुभवजन्य दुनिया है, उसमें तो कई देश आगे आए हैं। जो स्थायी देश थे उनमें से कई जो है वो कम पावर के हो गए हैं। ये एडजस्टमेंट जो है वो हुआ नहीं है यूनाइटेड नेशंस के लेवल पे। तो एक तो ये एक तनाव का मुद्दा है। दूसरा तनाव का मुद्दा ये है कि पिछले 80 साल में यूनाइटेड स्टेट्स की वजह से यूनाइटेड नेशंस बना, वो सबसे शक्तिशाली देश था उस वक़्त 1945 में। तो यूएस को आज प्रेसिडेंट ट्रंप के तहत यूएस को ये लग रहा है कि और देशों ने ये व्यवस्था का दुरुपयोग किया है और यूएस जो कि सबसे शक्तिशाली देश था, अभी भी कह सकते हैं कि सबसे शक्तिशाली है, उसका नाजायज़ फ़ायदा उठाया है कई देशों ने, जिनमें नेचुरली चीन जैसे देश की भी गिनती होती है। तो प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो ये एम्पिरिकल ऑर्डर में एक्शन ले रहे हैं। अभी उन्होंने अपने लेवल पे तय किया है कि जो नॉर्मेटिव ऑर्डर है, जो कि मल्टीलैटरलिज्म हम कहते हैं यूनाइटेड नेशंस वाला, वहाँ पर कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि सब इक्वलाइज हो गए हैं। जो परमानेंट मेंबर्स है वो एक दूसरे को काटते हैं वीटो पावर से। तो यूएस जानता है कि उसके पास इस टाइप की शक्ति है, तो क्यों ना जाके बाहर की दुनिया में जिसको हम एम्पिरिकल ऑर्डर कहेंगे, वहाँ जाके इस शक्ति को आजमाएं और फिर से पूरी दुनिया के साथ यूएस का जो रिलेशनशिप है उसके ऊपर रीसेट का बटन दबाएं। और ये एक माहौल दूसरा जो है इसमें भी काफ़ी तनाव चल रहा है अभी हाल। जी सर, बात जब ईरान की हम करें तो मेन तो ये चीज़ है कि जब कोई भी देश किसी देश के साथ, खास करके 2 देश मिलके एक कोई देश के साथ अगर युद्ध करता है तो उसका जो फाउंडेशन है वो क्या है, वो हम थोड़ा रिसर्च भी कर सकते हैं। तो एक तो है यूनाइटेड नेशंस का जो चार्टर, यूएन का जो चार्टर है उसमें आर्टिकल 2 विद इन ब्रैकेट्स क्लॉज 4 ये कहता है कि नो कंट्री शुड यूज़ फोर्स अगेंस्ट एनी अदर कंट्री। तो ये तो प्रोहिबिट करता है यूज़ ऑफ फोर्स अगेंस्ट एनी अदर कंट्री। मगर आर्टिकल्स 39 से लेके 51 तक यूएन चार्टर की जो क्लॉजेज है वो चैप्टर 7 के अंडर में आती है और उसमें यूज़ ऑफ फोर्स परमिटेड है। और यूनाइटेड नेशंस का सिक्योरिटी काउंसिल तय करता है कि जब किसी कंट्रीज़ को ऑथोराइज़ करना है टू यूज़ फोर्स। आर्टिकल 51 जो है वो सेल्फ डिफेंस में भी कंट्रीज़ को एक हक देता है कि आपको अगर लगता है कि आपके ऊपर कोई इमिनेंट अटैक होने वाला है, आप पे कोई ख़तरा है, तो आप जाके प्रीएम्प्टिव अटैक्स कर सकते हैं, एक्टिंग सिंगली और जॉइंटली विथ अदर्स। तो आर्टिकल 51 जो है वो एक बुनियाद देता है।
आर्टिकल्स 39 टू 51 जो है वो चैप्टर 7 के है, जिसमें यूज़ ऑफ फोर्स ऑथोराइज्ड है। अब थोड़े उदाहरण लेते हैं। जब यूनाइटेड स्टेट्स ने कोरिया में 1950 में जुलाई में जब युद्ध में प्रवेश किया उन्होंने, तब यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल का ऑथोराइजेशन था। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशंस 82, 83 एंड 85, 82, 83 एंड 84। यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन 84 ऑफ 7 जुलाई 1950, इस रेजोल्यूशन ने एक मल्टीनेशनल फोर्स को ऑथोराइज किया, यूएन लेड फोर्स कमांडेड बाय द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो वहाँ पर तो एक ढांचा था, जाके कोरिया में युद्ध में शामिल होने का एक वजह भी था, ऑथराइजेशन भी था। जब यूएस वियतनाम में गया तब कोई यूएन का ऑथराइजेशन नहीं था, सिर्फ ये था साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसको सिएटो कहते थे, मनीला पैक्ट जिसको कहते थे, वो एक कोलिशन था ऑफ लाइक माइंडेड कंट्रीज़ अगेंस्ट कम्युनिज्म, जिसमें साउथ वियतनाम और यूएस दोनों मेंबर्स थे। तो उसने वो अलायंस पार्टनरशिप का उपयोग करते हुए वियतनाम में युद्ध में अपने आप को जोड़ दिया था। फिर अगर लें आप इराक में जो फर्स्ट गल्फ वॉर है, तो उसमें भी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का रेजोल्यूशन 678 ऑफ नवंबर 1990 का ऑथोराइजेशन था। इसीलिए यूएस, यूके, फ्रांस वगैरह ने फर्स्ट गल्फ वॉर में इराक के खिलाफ सैन्य शक्ति और बल का उपयोग किया था। मगर जब दूसरी बार सेकंड गल्फ वॉर में यूनाइटेड स्टेट्स 2003 में जब फिर से गया, तब कोई ऑथोराइजेशन नहीं था यूएन का। उन्होंने ये कहा कि वो पहला ऑथोराइजेशन जो है वो ही अभी बरकरार है, वैलिड है, उसी के ऊपर माध्यम से हम चलेंगे। लिबिया में जब 2011 में गए, तब यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन 1973 का ऑथोराइजेशन था। तो आप इससे देख सकते हैं कि कई जगह पे यूनाइटेड स्टेट्स ने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन का ऑथोराइजेशन लिया है और कुछ जगहों पे नहीं भी लिया है। तो या तो आप आर्टिकल 51 ऑफ द यूएन से चलेंगे, या आप चैप्टर 7 यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन का ऑथोराइजेशन लेंगे, या आप इन दोनों को छोड़ के सिर्फ अलायंस पार्टनरशिप के आधार पर चलेंगे। यहाँ मुझे लग रहा है ईरान के खिलाफ जो युद्ध चल रहा है उसमें यूएसए ने और इजराइल ने वो अलायंस पार्टनरशिप का एक ढांचा लिया है और उसके आधार पर, उसके माध्यम से चल रहे हैं। अभी फ़िलहाल की बात करें तो आपने लेजिटिमेसी बता दी कि अलायंस पार्टनरशिप को लेकर के चल रहे हैं। अभी वेनेजुएला पे भी अटैक किया था, मदुरो को कैप्चर करके ले आए थे ट्रंप। फिर वो बात करते ग्रीनलैंड को भी डराया धमकाया था, कैप्चर करने की बात हुई थी। फिर क्यूबा ने अभी अपनी स्टेटमेंट दी है कि अगर ऐसा कोई भी एक्शन होगा तो वी आर प्रिपेयर्ड टू काउंटर यूएस एंड। बट वेनेजुएला और ग्रीनलैंड, क्यूबा, ये इसकी तुलना आप ईरान और वेस्ट एशिया में जो युद्ध चल रहा है उसके साथ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो मडुरो को वहाँ से उठा के ले लिया वो एक किस्म का स्पेशल ऑपरेशन था, जिसमें स्पेशल फोर्सेस गए और कुछ मुठभेड़ भी हुई वहाँ पर, और उसके बाद मिस्टर मडुरो को देश के बाहर ले गए। ऐसा तो पनामा में भी हुआ था एक बार 1989 में, जब यूनाइटेड स्टेट्स के स्पेशल फोर्सेस ने वहाँ पर प्रेसिडेंट नोरिएगा को भी इसी तरह बाहर निकाला था। मगर उसमें भी फ़र्क था, वेनेजुएला में यूएस के फोर्सेस बाहर से आए, मगर पनामा में तो उनका बेस था। पनामा की जो जोग्राफ़ी है उसी में एक यूएस का बेस था, तो उनको सिर्फ अपने बेस से बाहर जाके नोरिएगा को कैप्चर करके फिर विमान में बाहर ले जाना था। ग्रीनलैंड में अभी कुछ हुआ नहीं है, और क्यूबा में भी ये कह सकते हैं कि कोई युद्ध तो शुरू नहीं हुआ है। जो युद्ध हम देख रहे हैं वो जो यूएस इजराइल का युद्ध ईरान के साथ चल रहा है, आज 24 दिन हो गए हैं, और अभी भी मुझे तो नहीं लग रहा है कि युद्ध जल्दी से समाप्त होने वाला है। ये जल्दी से समाप्त नहीं हो सकता है, क्योंकि इसमें हालांकि उनकी सैन्य शक्ति बराबर नहीं है, और काफ़ी मात्रा में ईरान का जो जैसे नेवी है, एयरफोर्स है, एयर डिफेंसेस है, ये सब नष्ट हो गया है। उनके काफ़ी मिलिट्री इंडस्ट्री
इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स जो है, मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स, वो भी नष्ट हो गया है। मगर आज की दुनिया में हम ये देख सकते हैं, चाहे गाज़ा वर्सेस इज़राइल हो, चाहे यूक्रेन वर्सेस रशिया हो, या फिर अब चाहे ईरान वर्सेस यूएसए एंड इज़राइल हो, हमें ये देखने मिलता है कि जो लेस पावरफुल कंट्री होती है उसके पास भी एसिमेट्रिकल मीन्स होती है, जिससे वो एब्सोल्यूट गैप इन पावर जो होता है, शक्ति में जो डिफरेंस होता है, उसको वो कवर अप कर सकता है। जैसे ईरान है, उनके पास कोई एयरफोर्स तो है नहीं, उनके पास एक बहुत पुराना एयरफोर्स था, वो भी अभी नष्ट हो गया है। उसमें कुछ Su-24 जो सोवियत यूनियन से लिए हुए एयरक्राफ्ट थे, फाइटर एयरक्राफ्ट। फिर उनके पास F-14 टॉमकैट, वो भी बहुत पुराने सैंक्शंस से पहले ज़माने के यूएस से लिए हुए, शाह के ज़माने के। फिर F-4 फैंटम, ये भी अमेरिकन एयरक्राफ्ट है। ये सब पुराने पुराने हैं, पूरे के पूरे ऑलमोस्ट नष्ट हो गए हैं। नेवी जैसा जो भी था उनका, वो भी ख़त्म हो गया है। मगर उनके पास अभी भी आधुनिक चीज़ें हैं कुछ मिसाइल्स के क्षेत्र में, ड्रोन्स के क्षेत्र में। शाहिद ड्रोन्स की बहुत तारीफ हो रही है कि उनका जो है लेस इनएक्सपेंसिव, मतलब इतना महंगा नहीं, एक चीप येट हाई स्ट्राइक रेट, एक उसकी जो परफॉर्मेंस की बात हो रही है कि, और इनफैक्ट उसने नई परिभाषा भी दे दी है मॉडर्न वॉरफेयर को। इसके साथ साथ उनका जो मिसाइल प्रोग्राम की आप बात कर रहे थे कि इस वक्त क्योंकि इतना लंबा 4th स्ट्रेट वीक ये वॉर चल रही है, तो लार्जेस्ट एंड मोस्ट वेरिड मिसाइल सिस्टम कहा जा रहा है इस वक्त ईरान का, और जिसमें बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल सारे, जिनकी रीच बहुत हायर है। इससे पहले जो स्ट्राइक रेंज को लेकर के खोमेनी के टाइम पे, अली खोमेनी के टाइम पे एक लिमिटेशन थी, लेकिन जो 12 दिन का इजराइल के साथ वॉर चला था उसके बाद ये लिमिटेशन भी हटा दी गई थी। तो उनकी तैयारी उसको लेकर भी थी, प्लस क्लस्टर वॉरफेयर। ये एक नया, अगेन मॉडर्न वॉरफेयर को एक नई परिभाषा देने वाला कि क्लस्टर म्यूनिशन का इस्तेमाल करके कैसे टारगेट को करना है। क्योंकि यही डिफेंस एनालिस्ट कह रहे हैं कि अगर ईरान का एयर सिस्टम, एयर डिफेंस सिस्टम, मिलिट्री, नेवी, सब कुछ अगर डिस्ट्रॉय हो चुके, येट इतना लंबा अगर कोई वॉर, वो भी यूएस के साथ, प्लस एक और बात आ रही थी कि F-35 को लेकर के भी अलग अलग वर्जन है कि ईरान ने मार गिराया। F-35 सबसे महंगा, कॉस्टलीस्ट, अराउंड $100 मिलियन F-35 फाइटर जेट, जो कि एडवांस्ड फाइटर जेट है, उसको लेकर के था कि यूएस के फाइटर जेट को गिरा दिया F-35 को। यूएस का कहना है कि ड्यू टू सम इमरजेंसी मिडल ईस्ट में लैंड करना पड़ा, लेकिन ईरान क्लेम कर रहा है कि हमने उसको मार गिराया। अगेन एक नैरेटिव जो जाता है इंटरनेशनल लैंडस्केप में कि भाई इतना महंगा अगर फायर जेट गिरा दिया है, या किसी, अगेन अलग अलग वर्जन है, जिसको लेकर के भी कि ये मॉडर्न वॉरफेयर कहाँ जाते हुए दिख रहा है। ये वॉर कब रुकेगी? अगर ईरान पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुका है डिफेंस वाइज, तो कैसे ये वॉर खींच? इसमें आपने दो सवाल एक साथ पूछे हैं जी। एक तो कि जो युद्ध की परिभाषा है, व्याख्या है, मॉडर्न वॉरफेयर, वो बदल रही है। उसमें सबसे जो बड़ा जो परिवर्तन आया है वो ये है कि बियॉन्ड विजुअल रेंज वेपन्स यूज़ होते हैं आजकल, और काफ़ी मात्रा में मिसाइल्स और ड्रोन्स पे आधारित होता है। अब जो शहीद ड्रोन्स है, फॉर एग्ज़ाम्पल, जो ईरान ने परफेक्ट किए हैं, उन्होंने काफ़ी मात्रा में इसका प्रोडक्शन भी किया है, पहाड़ों में डीप अंडरग्राउंड बंकर्स में और स्टोरेज में उनको स्टोर किया है, और मिसाइल्स जो है उसके, वो भी अलग अलग टाइप के उसने अलग अलग रेंज के बनाए हैं। ये जो है वो कई सालों से बना रहा है, और इसकी ना सिर्फ रेंज काफ़ी बड़ी होती है, इसको इंटरसेप्ट करना भी मुश्किल होता है, और जबकि कोई मिसाइल के ऊपर क्लस्टर बॉम्ब्स और बॉम्बलेट्स लगाए जाए, उस मिसाइल को अगर आप डिस्ट्रॉय भी करोगे तो उसके जो बॉम्बलेट्स हैं वो इमीडिएटली डिस्ट्रॉय नहीं होते, बल्कि वो डिस्ट्रक्शन के साथ साथ वो बॉम्बलेट्स भी अलग अलग जगह पे गिरते हैं और अपना नुकसान करते हैं। तो ये ईरान का जो मेन कैपेसिटी है, जिससे वो यूएस जैसी महाशक्ति के साथ भी जंग लड़ सकता है, युद्ध कर सकता है, इज़राइल जैसे पावर के साथ भी युद्ध कर सकता है, इसके पीछे राज ये है कि उनके पास पर्याप्त मात्रा में, उन्होंने सालों से, दशकों से उन्होंने ड्रोन्स और मिसाइल्स खूब बनाए हैं, और अंडरग्राउंड स्टोरेज में इसको
छिपा छिपा के रखा है और इसके ऊपर अलग अलग टाइप के जो वॉरहेड्स है इंक्लूडिंग क्लस्टर बॉम्ब्स वो फिट करते हैं। तो आपने देखा होगा कि शुरू शुरू में वो शॉर्ट रेंज मिसाइल्स यूज़ कर रहे थे, अब धीरे धीरे 4000 किलोमीटर तक आ गए हैं, जो कि उन्होंने उस शहरियार मिसाइल्स जो है वो भी यूज़ किए हैं। इंडियन ओशन में डिएगो गार्सिया तक जा सके थियोरेटिकली, ऐसे 4000 किलोमीटर वाले मिसाइल्स भी यूज़ किए हैं। तो ये जो चीज़ है वो युद्ध में हम देख रहे हैं और ये हमने यूक्रेन वॉर में भी देखा है कि रशिया जैसी एक वैसे देखा जाए तो शक्तिशाली सेना है यूक्रेन के कंपैरिजन में और ये किसी के भी कंपैरिजन में, जिसके पास इतनी मात्रा में टैंक्स और अलग अलग वॉर प्लेन्स हो, टेक्नोलॉजीज़ हो, वो एक छोटी शक्ति नहीं मानी जाती है, तो भी यूक्रेन को वो हरा नहीं सके हैं। तो इसका कारण क्या है कि शुरू शुरू में लगा कि प्रोग्रेस हुआ, उसके बाद यूक्रेन ने भी ड्रोन्स और काउंटर ड्रोन्स टेक्नोलॉजी को परफेक्ट किया है और उसको यूज़ कर रहे हैं, बाद में और देशों ने मदद भी किया। तो ईरान के केस में अभी वो सिलसिला चल रहा है कि मिसाइल्स और ड्रोन्स जो है वो 15-20 हज़ार का होता है, 10 हज़ार का होता है, और उसको गिराने के लिए जो पेट्रियट मिसाइल्स वगैरह है जो कि यूएस और इज़राइल यूज़ करते हैं अपने एयर डिफेंस सिस्टम्स में, चाहे उसको आयरन डोम का हो, चाहे आप उसको डेविड स्लिंग का हो, ये जो है वो 2 मिलियन, 3 मिलियन, 4 मिलियन यूएस डॉलर्स का एक मिसाइल होता है। तो 10,000 का एक ड्रोन या 20,000 का एक ड्रोन है, उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए आप अपने पूरे पेट्रियट मिसाइल ख़त्म कर दोगे और इनके पास तो हज़ारों की संख्या में ये चीज़ है। तो ये अभी मैं देखता हूँ कि युद्ध इसीलिए समाप्त इतनी जल्दी से नहीं हो सकता। जहाँ आपने दूसरा सवाल पूछा F-35 का, ये F-35 लाइटनिंग 2 एयरक्राफ्ट जो यूएस का है वो आधुनिक है, वो 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट है, वो स्टेल्थ एयरक्राफ्ट है। स्टेल्थ का मतलब है कि उसमें गुप्त टेक्नोलॉजीज़, वो गुप्त रहता है, वो रडार में उसका जो सिग्नेचर है वो ना के बराबर या ज़ीरो होता है, इसलिए उसको स्टेल्थ कहते हैं। तो स्टेल्थ मटेरियल्स से आता है, स्टेल्थ उसके एरोडायनेमिक शेप से आता है, स्टेल्थ उसके ऊपर कोई स्पेशल कोटिंग हुआ है, पेंट्स हुए हैं, रिफ्लेक्टर्स है, उसके आधार पर भी आता है। ये F-35 जो है वो एक स्टेल्थ एयरक्राफ्ट है। ईरान ने ऐसा दावा किया है कि हमने इसको ना सिर्फ आइडेंटिफाई किया है, यानी कि इतना स्टेल्थ नहीं था तभी तो आइडेंटिफाई हुआ, मगर कि हमने इसको मारा भी है। ये एक दावा है, इसकी कोई इंडिपेंडेंट पुष्टि हुई नहीं है अभी तक। कंसीडरिंग कि उनका एयर डिफेंस सिस्टम डिस्ट्रॉय हो चुका है, उसके बावजूद उसको नहीं, आइडेंटिफाई इसका भी कारण है क्योंकि ईरान के पास एयर डिफेंस सिस्टम्स तो डिस्ट्रॉय ज़्यादातर हो गई है, मगर अलग अलग टाइप के उसके पास रेडार्स भी होते हैं, पुराने ज़माने की भी हो सकते हैं। उनके पास कोई और टेक्नोलॉजीज़ जो जिसको हम जुगाड़ कहते हैं उस टाइप का भी उन्होंने एक एयर डिफेंस जो बचा है उसके पास वो होगा। तो कई बार क्या होता है कि अगर स्टेल्थ एयरक्राफ्ट है वो अपने एनवलप, उसकी जो रेंज होती है स्टेल्थ की, उसके बाहर चल रहा है या मार्जिन्स पे चल रहा है, या कोई पायलट की एरर हुई हो, या उसके पास कोई ऐसा पेलोड हो कि जो कि स्टेल्थ का जो कैरेक्टरिस्टिक है उसको नाबूद करता है, जो पेलोड है, तो उसके आकार से भी कभी स्टेल्थ का नॉन स्टेल्थ हो जाएगा एयरक्राफ्ट। तो ये तो किसी एयरक्राफ्ट के साथ भी हो सकता है। एक एयरक्राफ्ट को मारने का दावा करने से यूएस को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, दुनिया को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और F-35 $100 मिलियन का एयरक्राफ्ट है। ये भी नहीं कह सकते हैं कि वो क्योंकि ईरान ने ऐसा फ़ोटो दे के एक दावा किया है तो वो एयरक्राफ्ट बिल्कुल निकम्मा है, ये ऐसे नहीं बोल सकते हम, क्योंकि वो $100 मिलियन का एक बहुत सोफिस्टिकेटेड एयरक्राफ्ट है। एयरक्राफ्ट जिसको हम 4.5 जनरेशन कहते हैं वो तब बनता है जैसे कि हमारा भी LCA मार्क 1, तेजस मार्क 1 है, मार्क 1A है, मार्क 2 है, ये सब जो हम आत्मनिर्भर भारत से बना रहे हैं इंडिया में, ये 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट है। वो तब बनता है कि जिसमें अलग अलग टाइप की न्यू टेक्नोलॉजीज़ हो, जैसे AESA टाइप का जो रडार है, वो रडार अगर उसमें लगा हुआ है तो वो फिर 4.5 जनरेशन बन जाता है।
what they call the advanced electronically scanned array radar system, जो कि अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक पिक्चर्स को सिमल्टेनियसली लेके एक साथ स्कैन करके एक पिक्चर में दिखा सकता है। तो अगर वो नहीं है तो वो एयरक्राफ्ट फिर 4.5 जनरेशन नहीं होता है। अगर स्टेल्थ फीचर्स नहीं है तो एयरक्राफ्ट 5th जनरेशन नहीं माना जाता है। तो F-35 का एक का दावा करने से उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मगर सर एक जो नैरेटिव है F-35 को लेकर के, क्योंकि 15 कंट्रीज़ एक वेरिड वर्जन ऑफ F-35 प्रेजेंटली यूज़ कर रही हैं। यूएस ने इंडिया को भी, भारत को भी ट्रंप ने ऑफ़र किया था कि F-35 के लिए जब लास्ट ईयर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाइट हाउस गए थे, लेकिन इंडिया ने इस वक्त तक कोई अभी तक इंक्लिनेशन दिखाया नहीं F-35 को लेकर। लेकिन जो एक नैरेटिव है एक स्टेल्थ पावर को लेकर के, एक वन ऑफ द हाईली बोस्टेड एक फाइटर जेट्स एक अमेरिका का, उसको लेकर के जो नैरेटिव जो बना है, और ख़ासकर वो जो 15 कंट्रीज़ जिसके पास इनके वेरिड वर्जन है कि अगर ईरान गिरा सकता है इतना महंगा और इतना स्टेल्थ। ईरान ने कोई किसी ने पुष्टि तो की नहीं है कि ईरान ने एक्चुअली गिरा है। यूएस ने तो कहा है कि ये एयरक्राफ्ट जो है वो बेस को वापस आ गया है और पायलट सेफ है। तो ये इसके ऊपर हम अपने विचार नहीं जोड़ सकते हैं क्योंकि इसकी पुष्टि करनी पड़ेगी। अगर दावा किया है तो इंडिपेंडेंटली प्रूव करना पड़ेगा। मगर 5th जनरेशन की अगर F-35 की बात लें आप, तो इंडिया में भी तो एक आत्मनिर्भर भारत का प्रोग्राम है। हम भी जाके 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट, फाइटर एयरक्राफ्ट बनाना चाहते हैं, जिसको हम एमका कहते हैं, जो एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जो है एमका 1, जिसमें हम GE 414 इंजन्स लगाएंगे। बाद में हम एमका 2 भी बनाने वाले हैं, जो एमका 2 भी 5th जनरेशन होगा, जिसमें जो साफरान के साथ हमने अभी 120 किलो न्यूटन फाइटर एयरक्राफ्ट इंजन और हायर थ्रस्ट जो हमने एक करार किया है, उनके साथ एग्रीमेंट किया है बनाने के लिए, वो मोर पावरफुल इंजन जो है वो एमका 2 में लगेगा। तो आत्मनिर्भर भारत के संदर्भ में भी हम एक स्टेल्थ एयरक्राफ्ट के बारे में ऑलरेडी प्लान कर रहे हैं। एमका जो है उसके 5 प्रोटोटाइप्स ऑलरेडी बन रहे हैं और 2029 तक शायद उसकी एक टेस्ट फ्लाइट भी हो जाएगी और 2035 तक हो सकता है मैन्युफैक्चर हो के डिप्लॉय भी हो जाए। बाकी देखें तो पर्याप्त मात्रा में भारत सरकार ने माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, राजनाथ सिंह हमारे रक्षा मंत्री है, इन्होंने सबने पर्याप्त मात्रा में एयरक्राफ्ट बनाने का निर्णय भी लिया है, जो कि तेजस मार्क 1, 1A और मार्क 2 ये सब मिला के सेवरल हंड्रेड्स ऑफ एयरक्राफ्ट्स हमारे पास बन रहे हैं, बनने वाले हैं। 43 एयरक्राफ्ट हमने 40 एयरक्राफ्ट हमने पहले तेजस मार्क LCA मार्क 1 के ऑर्डर किए। उसके बाद हमने LCA मार्क 1A के 83 एयरक्राफ्ट ऑर्डर किए। उसके बाद 97 ऑर्डर किए उसी एयरक्राफ्ट के। फिर मार्क 2 के हम लगभग 120 एयरक्राफ्ट ऑर्डर करेंगे। एमका के भी तकरीबन एमका 1 और 2 मिला के 120 एयरक्राफ्ट होंगे। तो इसमें हमारे पास काफ़ी एयरक्राफ्ट ऑलरेडी आ चुके हैं। फिर 36 रफ़ाल भी हमने ऑर्डर किए हैं, जो कि ट्विन इंजन एयरक्राफ्ट है, जो कि एमका 2 की तरह 2 इंजन वाला एयरक्राफ्ट है। LCA हमारा तेजस जो है सिंगल इंजन है, तो रफ़ाल जो है वो डबल इंजन वाला, एमका भी डबल इंजन वाला बनेगा। और 26 नेवल वेरिएंट ऑफ रफ़ाल भी हमने ऑर्डर किया, टोटल बन के वो 62 हो गए। तो अभी आगे जाके देखना है कि 114 जो मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट MRFA के तहत जो 114 की बात हो रही है, वो कॉन्ट्रैक्ट कहाँ जाएगा? वो रफ़ाल की तरफ जाएगा या कोई और कंपेटिटर की तरफ जाएगा? वो सरकार जो उचित समझेगा, जो आर्म्ड फोर्सेस की ज़रूरतें होगी, उसके हिसाब से चल के वो अच्छा सा निर्णय लेंगे।
जितना भी मेरे पॉडकास्ट में बात हुई है, जितने भी जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स आए हैं, उनसे यही बात हुई है कि पिछले जो 10-12 सालों से जितनी तेज़ी से मॉडर्नाइजेशन, इंडियन गवर्नमेंट का जितना मॉडर्नाइजेशन एंड डिफेंस इक्विपमेंट्स की बात हो रही है, या आत्मनिर्भर भारत के तहत अपनी आप टेक्नोलॉजी डेवलप करना, कॉम्पोनेंट्स ज़रूर, मेरा लास्ट पॉडकास्ट में भी बात ये हुई थी, कॉम्पोनेंट्स ज़रूर हम कहीं ना कहीं से हम आउटसोर्स करके कुछ ना कुछ मंगा लेते हैं, लेकिन मोटा समझ ये है कि भाई अपनी टेक्नोलॉजी डेवलप करनी है। सर, आपसे ये सवाल करूँगी कि क्या एंटिसिपेट किया था कि ईरान से ये जो युद्ध है यूएस और इजराइल का, वो इतना लंबा चलने वाला है? पहला। दूसरा, क्या यूएस ने और इजराइल ने अंडर एस्टिमेट किया ईरान को अटैक करने से पहले? तो ये कह सकते हैं आप कि युद्ध थोड़ा सा मेरे हिसाब से तो अंडर एस्टिमेट हुआ है। एक्चुअली मेरा अपना जो अनुमान था जब युद्ध शुरू हुआ, तब ये था कि ये जल्दी से ख़त्म नहीं होने वाला है। और अगर किसी ने कहा हो कि ये 1-2 दिन में ख़त्म हो जाएगा, तो शायद वो उन्होंने इसके बारे में पूरा सोचा नहीं था, क्योंकि ईरान पहले तो एक बहुत बड़ा देश है, इतना छोटा देश नहीं है। ये वेनेजुएला नहीं है, ये क्यूबा नहीं है, ये ग्रीनलैंड नहीं है, ये एक विशाल देश है, खाड़ी का देश है, जिसमें 93 मिलियन पीपल है, 9.3 करोड़ पीपल। और ये इनका जो जनसंख्या है वो भी काफ़ी बड़ी है। एक तरफ आप देखें लेफ़्ट साइड पे, वेस्टर्न साइड पे, तो ज़ाग्रोस माउंटेंस है, वो भी एक इनपेनिट्रेबल बैरियर है। ईस्टर्न साइड से देखें तो वहाँ पर पाकिस्तान है, जो कि इतना आसानी से किसी का साथ नहीं दे सकता है। वहाँ पर भी शिया है, उनको भी देखना है अपना हित। तो जो भी इनको करना है वो एरियल माध्यम से करना है, जो कि एयर डोमिनेशन से किया है। मगर एयर डोमिनेशन से आप कुछ हद तक कर सकते हो, आप एयरफोर्स का नष्ट कर दोगे, आप नेवी का नष्ट कर दोगे। एयर डोमिनेशन से आप कुछ हद तक काम कर सकते हो, जैसे कि एयरफोर्स को डिस्ट्रॉय किया, नेवी को डिस्ट्रॉय किया, कुछ मिसाइल स्टोरेज साइट्स को डिस्ट्रॉय किया, जो बंकर बस्टर बॉम्ब्स जो है, GBU बॉम्ब्स USA के पास, उससे माउंटेन्स को पेनिट्रेट करके स्टोरेज फैसिलिटीज़ 40 मीटर 60 मीटर तक, डिपेंडिंग ऑन कंक्रीट है या ग्रेनाइट है, तो उतना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं आप। ये सब करने के बाद भी आप ईरान की जो तमाम क्षमता है उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हो। उनके पास अभी भी काफ़ी मात्रा में चीज़ें हैं। तो इसीलिए मुझे तो आश्चर्य नहीं लग रहा है कि ये जो युद्ध है वो आज 24 दिन हुए हैं। तो अगर किसी ने माना हो कि 2 दिन में ख़त्म हो जाएगा, 3 दिन में, तो मुझे लगता है कि थोड़ा ये अनुमान लगाने में हो सकता है कि जल्दबाजी की हो या पूरा देखा ना हो। दूसरी बात कि ईरान जो है वो हम भी एक हमारी एक संस्कृति की विरासत है भारतवर्ष की, तो ईरान की भी है। तो जो सिविलाइजेशनल स्टेट्स होते हैं वो कभी इतना आसानी से अपना सर नहीं झुकाते हैं। तो ये मानना भी ठीक नहीं है कि ईरान को अगर आपने 2 दिन 3 दिन गोला बारूद उनके ऊपर वर्षा की है तो वो सर झुका देंगे। आप देख ही रहे हो कि ईरान के जितने भी प्रवक्ता है, फ़ौज के हो चाहे सरकार के हो, वो एक ही बयान दे रहे हैं अभी कि हम ये जंग जो है ये आपने छेड़ी है, ये युद्ध तभी समाप्त होगा जब हम चाहें। तो ये तो ईरान जो है वो इतना जल्दी से मानने वाला नहीं है। वहाँ पर तो ये शहादत का जो कॉन्सेप्ट है, मैं इसी पे आ रही थी कि वहाँ पे तो मार्टरडम माना जाता है कि अगर आपके जो सुप्रीम लीडर हैं, तो उनको ऐसा कहीं लगा होगा कि अगर हम इनके सुप्रीम लीडर्स और जितने भी इंपॉर्टेंट ऑफिशियल्स हैं, डिफेंस के, इंटेल के जितने भी इंपॉर्टेंट ऑफिसर्स हैं, उनको अगर हम मार देंगे तो कहीं ना कहीं एक जो मोराल है, क्योंकि ऑलरेडी एक सिमरिंग एक प्रोटेस्ट चल रही है, काफ़ी पिछले साल भी थी, अभी भी थी, फिर इसराइल के साथ भी पिछले साल जो वॉर हुआ था, उन सब चीज़, और जो पिछले साल इसराइल के साथ वॉर हुआ था उसमें जिस तरह से रवैया था, उसको भी मुझे लगता है कि अंडर एस्टिमेट कर लिया। जिस तरह से ईरान का इस पूरे युद्ध में जो 12 दिन चला था, ईरान का जो रुख था उसको लेकर के भी उन्होंने सोच लिया कि ये अब उस लेवल पे नहीं खेल पाएंगे, और सुप्रीम लीडर भी मर गए हैं, और ये जो सिचुएशन हमने बनाई है बहुत एप्ट है। लेकिन एंड रिजल्ट क्या चाहते हैं कि वहाँ ट्रूप्स भेजना चाहता है यूएस या इसराइल,
क्या एंड रिजल्ट क्या चाहते हैं वहाँ पे? तख्ता पलट मुझे बहुत, क्योंकि जितना मेरी बात हुई है मुझे बहुत मुश्किल लग रहा है इस वक्त कि तख्ता पलट कर पाएंगे। तो क्या चाहते हैं, तो किन सबसे पहले कंडीशन तो में? हमें ये समझना है कि जो एथना अशर शिया होते हैं, जिसको हम 12 शिया कहते हैं, ये जो कौम है शिया की, वो ये शहादत में काफ़ी मानते हैं। और आज भी आप देखते हैं कि जो ऑलमोस्ट 1300 साल से ज़्यादा समय बीत गया है, तो इमाम हुसैन बिन अली का जो कत्ल हुआ था उसके ऊपर शोक मनाते हैं आज की तारीख में भी। तो ये इनका एक पुराना सांस्कृतिक विरासत है, उनका कल्चर है, उनका रिलीजन है। और जितने भी इनके लीडर्स अभी तक मरे हैं वो उसके तुरंत बाद रिप्लेस भी हुए हैं। IRGC के लीडर्स भी मारे गए, अल-कुद्स फोर्स के भी मारे गए, बसीज के मारे गए, उनकी जो सुप्रीम उनके जो क्लरिक्स है, जो सुप्रीम लीडर थे वो मारे गए। मगर सभी के केस में आप देखेंगे तो रिप्लेसमेंट आते रहे हैं, एक कन्वेयर बेल्ट की तरह आते रहे हैं। और इनकी जो व्यवस्था है उसमें जो विलायत फ़कीह की जो व्यवस्था है सुप्रीम काउंसिल की वगैरह में, उसमें ये आते रहेंगे। और ये हो सकता है कि इज़राइल की दृष्टि में ये मकसद हो, इनका लक्ष्य ये हो कि यहाँ पर ऐसा वातावरण पैदा हो कि जिसमें रेजिम चेंज शायद हो सके, तो वो इज़राइल के हित में है। मगर अभी तक तो हुआ नहीं है। इज़राइल तो अभी भी ये कह रहा है कि हमने ये नहीं कहा था कि हम 1-2 दिन में रेजिम चेंज कर देंगे। हमने ये कहा था कि हम ऐसी परिस्थिति देखना चाहते हैं कि जिसमें अगर चांस है रेजिम चेंज का, तो वो एक माहौल पैदा हो जाएगा जिसमें शायद हो जाए। जहाँ तक US का सवाल है, उनके जो ऑब्जेक्टिव्स है इस वॉर में वो थोड़े अलग है। वो कह रहे हैं कि भाई हमारा ध्यान जो है वो न्यूक्लियर पे है, कि ईरान को कभी न्यूक्लियर वेपन हम नहीं अपनाने देंगे। और ईरान जो है वो जो खाड़ी में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है उसको बंद करने की कोशिश कर रहा है, तो वो हम कभी नहीं होने देंगे। तो मकसद कुछ थोड़े अलग भी है, कुछ सिमिलर भी है। लास्ट ईयर के युद्ध में 12 दिन का जो युद्ध था उसमें ऐसा दावा किया गया था कि ईरान का जो न्यूक्लियर जो कैपेबिलिटी है वो डिस्ट्रॉय कर दिया था। यदि उस वक्त डिस्ट्रॉय हो चुका था तो 1 साल के अंदर अंदर वो फिर से उभर के इतना आगे कैसे आ गया, ये प्रश्न रिसर्च करना पड़ेगा हमें। तो क्या उस वक्त डिस्ट्रॉय नहीं हुआ था, या हुआ था तो 1 साल में इतना आगे कैसे आ गया? तो जितने भी ये दावे हो रहे हैं दोनों साइड के, वो स्टडी करने पड़ेंगे, चाहे US के हो और इज़राइल के हो, चाहे ईरान का हो, हमें ये स्टडी करना पड़ेगा। ईरान के पास ये, हाँ बात सही है कि उनके पास 420 किलोग्राम यानी कि 900 कुछ पाउंड्स एनरिच्ड HEU हाईली एनरिच्ड यूरेनियम है, जो कि 60% का है। और उनके पास 22% का भी था, जो कि JCPOA जो हुआ जॉइंट प्लान फॉर एक्शन जो था पहले JCPOA 2015 में जो ओबामा की सरकार में हुआ था, उसके तहत 300 किलोग्राम जो लो एनरिच्ड यूरेनियम था ईरान के पास, वो उस वक्त उन्होंने रूस को स्टोरेज के लिए भेज दिया था। उसके बाद उसमें से कुछ मात्रा में रूस ने वापस भी दिया था। अब ईरान का कहना ये है कि उनको हक बनता है। आर्टिकल 4 ऑफ द न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी जो कि ईरान ने साइन की है, उसके तहत वो एंटाइटल्ड है कि वो सिविलियन और अदर यूजेस के लिए, इकोनॉमिक एंड डेवलपमेंटल एंड मेडिकल यूजेस के लिए एनरिचमेंट प्रोग्राम रख सकता है। जो उनके क्रिटिक्स है वो ये कह रहे हैं कि एनरिचमेंट अगर आप सिविलियन यूजेस के लिए कर रहे हो तो उसके लिए आप तो 60% एनरिचमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि 60% जो है वो नियरली वेपन्स ग्रेड एनरिचमेंट कहा जाता है। ईरान में ऐसे लोग बैठे हैं जो कहते हैं कि हम 93 तक भी जा सकते हैं, हमारा हक बनता है। तो ये एक इनके बीच में तनाव हो गया है NPT के आधार पर भी। और हाँ, ये बात भी सही है कि अगर किसी ने NPT साइन किया है
इंडिया ने तो नहीं किया है, हमने पहले से ही नहीं किया है। हम समझदार थे कि इसमें तो एक किस्म का डिस्क्रिमिनेशन चल रहा है। बावजूद इसके कि हमने 50s में और 60s में इनिशियली ये नॉन प्रोलिफरेशन के लिए बहुत मेहनत की थी, मगर जब चित्र साफ हो गया था कि ये जो स्थायी देश है वो अपने लिए पावर्स रिटेन करना चाहते हैं और डिस्क्रिमिनेशन से चलना चाहते हैं, तो हमने वो उस अफसाने को हमने एक ठीक मकाम पे छोड़ दिया था। तो ईरान ने जो है एनपीटी साइन किया है, तो जो वेस्टर्न कंट्रीज़ है एनपीटी के सिग्नेटरीज़ है वो तो डिमांड करते रहेंगे ईरान पे। एक नॉर्थ कोरिया का आप अलग से उदाहरण देख सकते हैं कि एक ही देश है कि जिसने एनपीटी साइन किया था और फिर एनपीटी छोड़ भी दिया, वो डीपीआर के, जिसको हम नॉर्थ कोरिया कहते हैं। 1993 में उन्होंने यूएन को बता दिया था कि हम एनपीटी को बता दिया था नोटिस दे के कि हम छोड़ रहे हैं, 3 महीने की नोटिस दे के, और 3 महीना ख़त्म होने का 1 दिन बाकी था, अगले दिन उन्होंने वो नोटिस विड्रॉ कर ली, एनपीटी के मेंबर बने रहे। 2003 में उन्होंने बगैर नोटिस एनपीटी को छोड़ दिया। लोगों ने उसको पूछा कि आपने नोटिस भी नहीं दिया एनपीटी के तहत जो देनी पड़ती है, तो उन्होंने कहा कि जो नोटिस पीरियड था वो तो हमने पहले दे दिया था ना, वो पूरा हमने ऑलमोस्ट जो 3 मंथ्स की नोटिस है। तो एक नॉर्थ कोरिया एक ही देश है कि जिन्होंने एनपीटी छोड़ दिया है, तो उसकी भी काफ़ी निंदा होती है जब वो अपने मिसाइल्स और न्यूक्लियर टेस्ट करते हैं। तो ईरान के केस में तो और भी वेस्टर्न कंट्रीज़ को काफ़ी ज़्यादा कंसर्न है, इसीलिए तो P5+1 के टॉक्स चले थे आज से 20 साल पहले, जिसमें परमानेंट मेंबर्स भी थे और जर्मनी भी इन्वॉल्व था। उसी की बातचीत से आगे 10 साल आप आगे ले जाओ तो 2015 में जॉइंट प्लान ऑफ एक्शन जो JCPOA है वो फाइनलाइज हुआ था। अब ट्रंप साहब जब आए तब उन्होंने JCPOA को ख़त्म कर दिया, और JCPOA ख़त्म होने से फिर ये तनाव का वातावरण पैदा हो गया है। तो अगर भारत की दृष्टि से देखें तो हम तो मूल्य और सिद्धांत पे चलने वाले में से हैं, और माननीय प्रधानमंत्री जी ने बार बार कहा है कि जितने की दुनिया की जो दिक्कतें हैं, जितने भी बड़े बड़े प्रश्न हैं, जितने भी मसले हैं, ये सब जो है वो बातचीत के ज़रिए से सुलझाया जा सकता है, जिसको उर्दू में कहेंगे मुज़ाकरात के मेज़ पे आओ, मैदान जंग में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो कौन करेगा ये, मीडिएट कौन करेगा? क्योंकि यूएस तो हर बार हर चीज़ में उतर जाते कि मैंने मीडिएट करा, मैं मीडिएट करूँगा। वो तो अपना बिग ब्रदर कॉन्सेप्ट में अपने चोला पहन के हमेशा रेडी रहता है यूएस। तो मीडिएशन जो है, कौन मीडिएट करेगा? देखिए, मीडिएशन आइडियली स्पीकिंग जिसको हम कहते हैं, इसके लिए एक संगठन है, यूनाइटेड नेशंस तो है ही है। यूनाइटेड नेशंस में रिकन्सिलिएशन भी होता है, एनफोर्समेंट भी होता है, यूज़ ऑफ फोर्स भी होता है, जिसको हम मल्टीलैटरलिज्म कहते हैं। तो प्रश्न तो ये उठता है कि आज यूनाइटेड नेशंस जो है वो काम क्यों नहीं कर रहा है? क्यों नहीं कर रहा है? करेक्ट। तो काम इसलिए नहीं कर रहा है, बात मैं फिर से घुमा के वहीं ले जाऊंगा जो शुरुआत में आपको बताई थी यूएस की बनाई हुई ये संस्थान, एक नॉर्मेटिव ऑर्डर जो है यूएन का, वो यूएस ने काफ़ी बड़े मात्रा में इसमें योगदान दिया था। यूएस अगर 1945 में अग्री नहीं करता तो आपका यूनाइटेड नेशंस नहीं बनता, आपको यूएन चार्टर नहीं मिलता। उसमें एक जो अंग्रेज़ी में कहते हैं फॉस्टियन बार्गेन हुआ था। बार्गेन ये था कि हम दुनिया को ये यूएन चार्टर देंगे, हम यूनाइटेड नेशंस देंगे, मगर रिटर्न में एक यूएन सिक्योरिटी काउंसिल बनेगी, उसमें स्थायी मेंबर्स होंगे, वीटो पावर होगा। तो वो बार्गेन जो था वो शुरुआत से ही थोड़ा इम्परफेक्ट था, जिसमें इनइक्वालिटी तो पहले से ही थी, और कहीं ना कहीं लेवरेज यूएस को मिला हुआ है। तो यूएस का लेवरेज तो हमेशा रहा ही है। पॉइंट अभी ये है कि 1945 की तुलना में अगर आज देखा जाए तो यूएस की शक्ति जो है वो अनचैलेंज नहीं है, उस वक़्त अनचैलेंज थी। फिर भी तो कोल्ड वॉर हो गया और चैलेंज हो गई, उसके बाद सोवियत यूनियन ने चैलेंज किया। 1945 के युद्ध के 2 साल के अंदर अंदर कोल्ड वॉर शुरू हो गया था, वो जाके ख़त्म हुआ, वो तो 1991 में ख़त्म हुआ कोल्ड वॉर, ठीक है। उसके बाद यूनिपोलर डेकेड था, मगर उसके बाद तो चीन जो है 2001 में WTO में यूएस ही ले आया उसको। प्रेसिडेंट क्लिंटन और प्रेसिडेंट बुश के कार्यकाल में ही तो चीन जो है, आई एम टॉकिंग अबाउट बुश 44, तो चीन को WTO में आपने मेंबरशिप दिलवाई। उसके बाद जो चीन है
वो तो उभर के दुनिया की सबसे बड़ी शक्तियों में आ गया, सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। तो यूएस का जो आज का पावर है वो अभी भी हाइपर पावर है, अभी भी नंबर 1 है। 45 की तुलना में, 1945 की तुलना में उस वक्त से आज थोड़ा कहते हैं कम है, यानी कि चैलेंज है। अब यूएस की क्या अभी सोच है? यूएस की सोच ये है कि अगर यही धारा पे अगर हम चलने वाले हैं तो आज के 10 साल और 20 साल के बाद तो औरों की शक्तियाँ हमसे शायद कम रहेगी, मगर जो तुलना है वो तो चैलेंज करेंगे। तो अगर इसको रीसेट करना है तो क्यों ना आज ही कर लें। प्रेसिडेंट ट्रंप का ये लॉजिक है कि मैं किस चीज़ का इंतज़ार करूं। अगर मैं 10 साल और इंतज़ार करूंगा, मैं नंबर 1 तो रहूंगा, मगर नंबर 2, 3, 4 जो है वो सारे उभरते हुए आ रहे हैं और वो हमें चैलेंज करेंगे। उस वक्त जो चैलेंज है वो और मेरे लिए मुश्किल रहेगी या यूएस के लिए हैंडल करने की। तो वो इसलिए ये जो मैंने कहा आपको कि एम्पिरिकल ऑर्डर जिसको कहते हैं, उसमें अभी अपना जो बल है वो आजमा रहा है। यूएस एक रीसेट का बटन दबा रहा है कि तमाम दुनिया के साथ मैं बताऊंगा कि अब यूएस आपके साथ कैसे व्यवहार करेगा। अब भूल जाइए वो यूनाइटेड नेशंस, वो हमने, हमारी बदौलत है, वो हमने ही दी थी आपको। अब मैं अब इसको बदलना चाहता हूँ, आप लोगों ने हमारा नाजायज़ फ़ायदा उठाया है। तो उनकी विचारधारा को भी समझना है ये। तो कई चीज़ हो रही है इस बड़े विशाल दुनिया में। फिर से मैं एक चीज़ सवाल करूंगी कि आपने यूनाइटेड नेशंस, मैंने जब बोला कि कौन मीडिएट करेगा, आपने बोला यूनाइटेड नेशंस, लेकिन उसका तो आंसर क्लियर हो गया। देखिए मीडिएशन के बारे में, कंडीशन में ये किन कंडीशंस पे मीडिएशन का कंडीशन बता देता हूँ। पहले तो सबसे पहले मीडिएशन का कंडीशन ये होता है कि जो दो देश यानी कि दो पार्टीज़, इसमें तो एक से ज़्यादा, एक तरफी एक से ज़्यादा है, जो दो पार्टीज़ होती है वो अग्री करे कि कोई मीडिएटर होना चाहिए। फिर दोनों पार्टीज़ जो है वो उस मीडिएटर पे अग्री करे कि हाँ इनको बनाना है मीडिएटर। तो स्वीकारना पड़ेगा, पहले मांग करनी पड़ेगी मीडिएशन की, आइडेंटिफाई करना पड़ेगा और दोनों पक्षों को फिर एक्सेप्ट करना पड़ेगा, इनवाइट करके कि इनको हम मीडिएट करने का काम सौंप रहे हैं। तो ये जो कंडीशंस है वो अभी तक फुलफ़िल नहीं हुई है ना इसमें यूएस और इज़राइल पीछे हटने की बात कर रहे हैं, ना ईरान पीछे हटने की बात कर रहा है। तो ऐसी बात तो पहले भी हुई थी जब रशिया यूक्रेन में गया, तो तभी तो मिसकैलकुलेशन था। मॉस्को में भी मिसकैलकुलेशन था, लग रहा था कि ये शॉर्ट वॉर होगा। अब 4 साल निकल गए हैं, वो युद्ध भी चालू है। तो जब इज़राइल ने और गाज़ा ने आपस में जो कुछ हुआ अक्टूबर 7 से 2023 से, तो उसमें भी लग रहा था कि गाज़ा से फ़लस्तीनियों ने कुछ फ़ायदा उठाया और अटैक कर दिया ऐसे, मगर अब तो इज़राइल इसके ऊपर टूट पड़ेगा तो हमास का नाम निशान नहीं रहेगा। अब ख़त्म भी किया है उसको, हिज़्बुल्लाह को भी काफ़ी मात्रा में उसको ख़त्म किया है, मगर ये नहीं कह सकते हो कि टोटली ख़त्म कर दिया है। तो हमास भी ख़त्म नहीं हुआ है, कमज़ोर हो गया है। हिज़्बुल्लाह जो है वो और कमज़ोर हो गया, क्योंकि सीरिया में जब बाशर अल असद की सरकार गई, जो आलेवाइट्स थे, जो कि एक किस्म के शिया भी माने जाते हैं, और उसकी जगह पे अहमद अल शारिया की जो सरकार आई, वो सुन्नी सरकार है। तो सीरिया का जो एक लैंड कॉरिडोर था वो अब ईरान को और हिज़्बुल्लाह को अवेलेबल नहीं है, जिससे वो सैन्य शक्ति या इक्विपमेंट या आर्म्स वगैरह कुछ भेज सके। फिर भी आप, इज़राइल ने कितनी बार लेबनान के ऊपर एक्शन लिया है, सदर्न लेबनान में जाके अपनी प्रेजेंस भी बनाई हुई है। अभी हाल फिलहाल में एक अटैक भी किया है, बहुत मैसिव अटैक भी। फिर भी हिज़्बुल्लाह ख़त्म नहीं हुआ है, क्योंकि वो उनकी सोसाइटी में फैला हुआ है। वहाँ पर एक किस्म के लेबनीज सोसाइटी में हिज़्बुल्लाह की जो भी उनकी एक्टिविटीज़ हो, जैसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन माना जाता है, मगर सोसाइटी में उनकी एक्सेप्टेबिलिटी कुछ है वहाँ पर। तो वो अभी भी कमज़ोर हालत में भी कुछ साल के बाद फिर से अपना रिवाइव करते हैं। तो ये वॉर्स जो है वो आज के, जिसको हम अंग्रेज़ी में कहते हैं प्रोट्रैक्टेड वॉर्स हो गए हैं। प्रोट्रैक्टेड यानी कि एंड्योरिंग वॉर्स हो गए हैं, इतने जल्दी ख़त्म नहीं होते हैं। और मीडिएशन का तो मैंने आपको बताया कि इतनी आसानी से, अब देखिए ना, इसमें जो एक यूएस टाइप की एक महाशक्ति है, वो क्या कभी किसी के मीडिएशन स्वीकारेगी? उनको लगेगा कि ये तो
मीडिएशन स्वीकारने से तो लगेगा कि भाई ये लोग हार गए हैं, कि ऐसी नौबत आ गई है कि इनको मीडिएशन स्वीकारना पड़ा। मगर ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो यूएस, इजराइल, ईरान किसके ऑब्जेक्टिव्स फुलफिल हो रहे हैं अभी फ़िलहाल? देखिए, अगर एक शॉर्ट टर्म में देखें तो किसी के ऑब्जेक्टिव्स फुलफिल पूरी मात्रा में नहीं हुए हैं। अगर आप चाहें रेजिम चेंज, तो रेजिम चेंज हुआ नहीं है। अगर आप चाहें कि ईरान का न्यूक्लियर मटेरियल जो है वो इमीडिएटली रिकवर हो जाए, वो आने वाले दिनों में कभी न्यूक्लियर वेपन्स एक्वायर ना कर सके, तो वो भी अभी तक तो नहीं हुआ है। आपने शायद इसका जो ब्रेकआउट पीरियड कहते हैं, न्यूक्लियर वेपन्स एक्वायर करने के लिए जो समय चाहिए, वो आपने शायद बढ़ा दिया है इजराइल ने और यूएस ने ये युद्ध के माध्यम से। मगर ये तो नहीं कह सकते हैं कि भविष्य में कभी ईरान जो है वो उस अपना जो एनरिच्ड यूरेनियम है उसका उपयोग करके अपने जो परमाणु बम है वो नहीं बनाएगा। ये नहीं कह सकते हो आप ये कहें कि ईरान का पूरा इकोनॉमी है उसको डिस्ट्रॉय कर दिया है, तो वो अभी हुआ नहीं है, क्योंकि उससे तो फिर ईरान के जो लोग हैं उसको भी काफ़ी दिक्कतें आएगी। अभी तो पूरी दुनिया को दिक्कत आ रही है, क्योंकि वहाँ से खाड़ी में से 20% ऑफ ग्लोबल ऑयल निकलता है और उसमें LNG भी है, ऑयल भी है, LPG भी है, और जो ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है वहाँ पर जो क्लोजेस्ट पॉइंट है वो तो सिर्फ तकरीबन क्या कहते हैं रफली 29-30 माइल्स का डिस्टेंस है। तो ईरान उस जगह पे बॉटलनेक कर सकता है और किया भी है, किया हुआ है। और यूरोप में आप देखें तो गैस की प्राइसेस 35% बढ़ गई है। दुनिया में देखो वेस्ट तो एशिया पे बहुत ज़्यादा बुरा असर पड़ा है इसका। तो वेस्ट एशिया पे तो पड़ेगा ही, क्योंकि जो खाड़ी के देश है वो ईरान के नेक्स्ट डोर नेबर है, उनके पड़ोसी देश है। कई देश ऐसे हैं जैसे बहरीन है, तो वहाँ पर जो पॉपुलेशन है वो मेजॉरिटी शिया है, और जो सल्तनत है उनके राजा जो है वो जो है वहाँ पर सुन्नी है। आप सऊदी अरब में देखें तो सऊदी अरब में जो ईस्टर्न प्रोविंस है और वो दहरान की साइड पे वहाँ पर सारे शिया है, तो वहाँ पर भी उनके जो इंटरनल सिचुएशन में भी कभी कभी इसका प्रभाव आ सकता है। तो ये सब तो इफ़ेक्ट्स इसकी अभी देखने को बाकी है। और जो युद्ध चल रहा है उसमें ईरान ने जो खाड़ी के सुन्नी देश है, अरब देश है, उनके खिलाफ भी तो एक्शन लिया है, उनके खिलाफ भी तो मिसाइल्स, ड्रोन्स वगैरह छोड़े हैं। तो इस पे मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि ईरान का जो लॉजिक है वो ये है कि ये जो खाड़ी के सुन्नी अरब देश जो है वो US बेसिस को होस्ट भी करते हैं, तो वो ईरान को उससे थ्रेट परसेप्शन आता है। अब जो अरब कंट्रीज़ है गल्फ़ के, उनका लॉजिक अलग है कि अगर हम US बेसिस को होस्ट ना करें तो हमें ईरान से एक खतरा है। तो दोनों को एक दूसरे की नज़र में खतरा नज़र आ रहा है सर। लेकिन ये जो JCC है, जो गल्फ़ कोऑपरेशन काउंसिल नेशंस हैं, इनका स्ट्रेटेजिक मूव क्या होगा? क्योंकि डेली बमबारी हो रही है, कभी उनके एयरपोर्ट पे हो रही है, कहीं वो बुर्ज खलीफा के बगल में उन्होंने US बेसिस को टारगेट किया, मिलिट्री बेसिस को बेसिकली टारगेट कर रहे हैं। तो वो कब तक ये रिटेलिएटरी एक्शन से बचेंगे, कब तक बचेंगे? तो इसमें भी एक चीज़ मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ये सवाल अच्छा है कि ईरान को क्या मालूम नहीं है कि अगर इतना गल्फ़ अरब नेशंस के खिलाफ करते रहेंगे और इतना तो वेपन जो US से लिया है इन देशों ने, तो शायद ये लोग भी एक दिन मिलके इनके ऊपर टूट पड़ेंगे, तो फिर ईरान की हालत क्या होगी। तो इसमें एक नई चीज़ मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ईरान का जो स्ट्रेटेजिक थिंकिंग है वो काफ़ी गहरा होता है। उसमें ये भी कैलकुलेशन चलती होगी कि अगर आप करें तो ये कोई बुरी बात भी नहीं है, आप करो, ताकि हम दुनिया को, पूरी इस्लामिक दुनिया को, पूरे विश्व को हम ये साबित कर सकें कि आप जो ठहरे वो आप US का साथ दे रहे हो, इज़राइल का साथ दे रहे हो, जबकि वो एक मुसलमान मुल्क देश के ऊपर युद्ध कर रहे हैं। तो इससे जो लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स है ईरान को, वो एंटिसिपेट कर रहा है कि आज से 20 साल के बाद भी
30 साल के narrative बाद बिल्कुल भी अलग मेरा होगा। नैरेटिव जो है मैं अभी से एस्टैब्लिश कर सकता हूँ। अगर सऊदी अरब ने मानो कि फ़र्ज करो कि ईरान के खिलाफ अपना भी हाथ उठाया, रिटेलिएशन कहो या एक्शन कहो, तो उसमें भी ईरान की कैलकुलस में लॉन्ग टर्म में कुछ फ़ायदा भी है। शॉर्ट टर्म में इतना बड़ा नुकसान तो चल ही रहा है यूएस और इजराइल का, उसमें 2-4 देश और जुड़ जाएंगे और चालू रहेगा। ये भी तो फिर करेंगे ना, ईरान भी तो अपनी मिसाइल्स यूज़ करेगा। ये बुर्ज खलीफा एक चीज़ है, हर एक चीज़ पे डालेंगे एक एक मिसाइल। तो इनकी गल्फ़ कंट्रीज़ की जो पूरी एक व्याख्या है प्रॉस्पेरिटी की, वो तो वेपोराइज हो सकती है। वहाँ लोग जो रियल एस्टेट है उसमें इन्वेस्ट नहीं करेंगे, वहाँ जो अलग अलग कैंपसेस है यूनिवर्सिटी के, टूरिज़्म जो है वो सफ़र करेगा, तो उनको तो नुकसान है ही है। मगर मैं आपको लंबी जो स्ट्रेटिजिक सोच है उसके ऊपर मैं अपना अनुमान लगा के आपको कह रहा हूँ कि इनके कैलकुलस में तो ये है कि यदि इन अरब कंट्रीज़ ने हम पर हाथ उठाया, हम तो मुसलमान उम्मा को साबित कर देंगे कि देखिए जो शैतान है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, उनकी व्याख्या में, हमारी व्याख्या में नहीं, तो उनके साथ ये मिले हुए हैं और एक मुसलमान इस्लामिक कंट्री के खिलाफ ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। आज से 20, 30, 50 साल के बाद नैरेटिव जो है उसमें ये है कि इस्लाम का जो ट्रू प्रोटेक्टर है वो ईरान है और वो सऊदी अरब कभी नहीं था। ऐसा कुछ उनकी नैरेटिव बनेगी, बन सकती है। तो क्या ये जो आप कह रहे हैं, ये क्या ये गल्फ कंट्रीज भी इसी को एंटिसिपेट कर रहे हैं, इसी वजह से मैं वो मानता शांति से हूं कि ये डिप्लोमेटिकली डील कर रहे हैं? यस गल्फ कंट्रीज भी इस हकीकत जो इस सच्चाई से इतने नावाकिफ़ नहीं है। इनको भी सबको ये मालूम है कि सच्चाई क्या है इसमें। अगर हमने भी हाथ उठाया तो फिर वो लेने का देना भी हो सकता है इन टर्म्स ऑफ रेपुटेशन इन द इस्लामिक वर्ल्ड। तो ये जो क्रैक्स आ रहे हैं, ये फिशर्स आ रहे हैं, जो दरारें पड़ रही है, वो एक किस्म का आप देखो तो ओआईसी में भी पड़ रही है। ओआईसी वैसे कई प्रश्नों पे एकजुट होकर बात करते हैं, अब कैसे बात करेंगे इसमें? जीसीसी में वैसे भी कोई इतना ग्रेट यूनिटी नहीं था। आप देखते हैं कभी कभी तनाव रहता है कतर और बाकी सऊदी अरब और यूएई के बीच में। अब सऊदी अरेबिया और यूएई के बीच में भी तनाव है, पहले कतर के साथ भी तनाव था जी। तो ये इनकी जीसीसी की जो एयर डिफेंस है वो कभी एक नहीं है, एक कभी नहीं हुई है। वेपन्स और एयर डिफेंस और सब ये तो इन्होंने यही देशों से लिया है, बट इंटीग्रेशन नहीं हुआ है। तो इसलिए कुछ मिसाइल्स वगैरह ईरान के इस वजह से भी अंदर जाके अपने टारगेट पे हिट करते हैं और इसको एंटिसिपेट भी करना चाहिए। हमारी दृष्टि से हमें तो ये देखना है कि हमारे वहाँ पर 9 मिलियन पीपल है और सऊदी अरब में है, यूएई में और फिर ओमान में और बहरीन में, कुवैत में, कतर में थोड़े कम है, मगर सऊदी अरब में और यूएई में तो बहुत है। कुल मिला के 9 मिलियन है। वहाँ से कितना हमारा रेमिटेंस आता है ये भी देखना है हमें। इन लोगों का जो वेलफेयर है वो हमारे लिए प्राथमिकता रखता है। सबसे अहम बात जो है जिसके ऊपर हम जोर देंगे वो ये है कि इनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी। 9 मिलियन पीपल। मैंने भी सऊदी अरब में एम्बेसी में पोस्टिंग किया है। आज से 30 साल पहले मैं डिप्टी चीफ ऑफ मिशन था वहाँ पर रियाद में। तो वहाँ की जो दुनिया है वो मैंने देखी है। तो हमें उनकी वेलफेयर के बारे में सोचना पड़ेगा। और ये एक सरकार है, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की जो सरकार है, उसने हमेशा जो हमारे भारतीय समुदाय के जो लोग हैं बाहर खाड़ी में हो चाहे कोई और देश में हो, इनके बारे में हमेशा सोचा है। इसीलिए तो आप देखें कितने हमने ऑपरेशंस किए हैं। यमन से हमने ऑपरेशन राहत किया, फिर यूक्रेन से ऑपरेशन गंगा, ऐसे अलग अलग हमने सूडान से अलग अलग जगह से हमने बड़े बड़े नंबर्स को वहाँ से हमने इवैक्यूएट किया है। मगर सर आपको लगता है कि जो है ये जो गल्फ कंट्रीज़ पर ये जो ऑनगोइंग वॉर है उसका कोलैटरल डैमेज हो सकता है? किसके ऊपर? गल्फ कंट्रीज़ पर।
तो गल्फ कंट्रीज़ के ऊपर तो सबसे पहले पड़ता है प्रभाव। नहीं, जो कोलैटरल डैमेज का जो स्केल है वो बढ़ सकता है उनके ऊपर, जैसे जैसे वॉर इंटेंसिफाई। युद्ध के माध्यम से भी हो सकता है, और युद्ध के माध्यम को छोड़ो तो जो इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी पैदा होती है, या उनके जो इनका तेल है, गैस है, वो बाहर नहीं जा पा रहा है, उनकी जो मार्केट्स है उसको वो रीच नहीं कर सकते हैं, उससे भी तो उनके बजट्स पे प्रभाव पड़ेगा। इसके बाद एक और चीज़ होगी, क्योंकि ये युद्ध छेड़ा गया है, अब जाके सब लोग अपना पैसा है वो आधुनिक वेपन्स पे खर्चा करेंगे, डिफेंस बजट्स जो है वो बढ़ेंगे, खाड़ी देश में भी बढ़ेंगे और जगह पे भी बढ़ेंगे। कुछ लोग जो है वो ये कहेंगे कि अगर ऐसी परिस्थिति है तो क्यों ना हम भी सोचें कि न्यूक्लियर वेपन्स कैसे अपनाए जाते हैं। तो इसके बारे में भी लोग सोचेंगे, ना सिर्फ खाड़ी में सोचेंगे, कहीं और भी सोचेंगे लोग कि अगर ऐसे ही चला आ रहा है वातावरण तो फिर बेस्ट इंश्योरेंस पॉलिसी इज़ न्यूक्लियर वेपन्स। तो एनपीटी पे भी प्रभाव पड़ेगा, इकोनॉमी पे प्रभाव पड़ेगा, डिफेंस बजट्स पे प्रभाव पड़ेगा, जो ग्लोबल इकोनॉमी है उसके ऊपर प्रभाव पड़ेगा, फर्टिलाइज़र्स के प्रोडक्शन पे प्रभाव पड़ेगा, हर एक चीज़ पे प्रभाव पड़ेगा। फर्टिलाइज़र्स के साथ खाद्य पदार्थ जुड़े हुए हैं, अनाज जुड़ा हुआ है, एग्रीकल्चर पे असर आ सकती है। अभी ट्रंप की मीटिंग होने जा रही थी शी जिनपिंग के साथ, लेकिन उन्होंने रिक्वेस्ट किया है कि ये क्योंकि स्टेक्स बहुत हाई हैं इस मीटिंग के, तो उसको थोड़ा डीले किया जाए। अब बहुत सारे पर्सपेक्टिव जो हैं, पॉसिबिलिटीज़ हैं, वो सामने आ रही हैं कि ईरान एक चाइना का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक पार्टनर मिडिल ईस्ट में है। तो अभी तक इतना सब कुछ हो रहा है लेकिन चाइना शांति से बैठा है। इज़ चाइना वेटिंग फॉर द राइट टाइम टू, मतलब एक अनसेट स्टैंड तो है ही है, लेकिन वेटिंग फॉर द राइट टाइम टू टेक अ फाइनल स्टैंड, और वो इस मीटिंग के बाद हो जाएगा? या अगर ये मीटिंग डिले होते या कहीं अमेरिका या ट्रंप कहीं एक बैकफुट पे देखते हैं तो बीजिंग एक पूरी तरीके से स्टैंड लेकर के सामने आएगा? और क्या चाइना आगे चल के आपको लगता है कि इज़ इट इन अ कंफर्टेबल पोजिशन टू मीडिएट टॉक्स? तो सबसे पहले तो मैं ये कह सकता हूँ कि चाइना मीडिएशन नहीं कर सकता है। चाइना को यूएस कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा एज अ मीडिएटर, ठीक है। तो चाइना की वो छवि नहीं है, वो इतना प्रभावशाली देश नहीं है इस बात में कि वो मीडिएशन कर सके। हाँ, दावा उन्होंने किया था कुछ साल पहले कि उन्होंने ईरान और सऊदी अरब के बीच में मीडिएशन किया था। इसके ऊपर भी उन्होंने एक दावा किया था और इसके विरोध में भी मैंने कुछ व्यूज़ सुने थे, ईरानियंस से भी सुना था और कोई और ऑब्जर्वर्स से भी सुना था कि ये तो चाइना की मांग थी कि भाई दुनिया में ऐसा नैरेटिव फैला जाए कि भाई हमने पेचिंग ने ईरान और सऊदी अरब के बीच में तनाव कम किया और मीडिएशन किया। तो इस केस में तो सवाल ही नहीं है, क्योंकि इज़राइल की जो एक्शन थी गाज़ा में उसको चाइना ने खूब क्रिटिसाइज़ किया है, और चाइना और यूएस के बीच में तो काफ़ी सालों से एक कंपटीशन चल ही रहा है, वो राइवल्स है, एडवर्सरीज़ है, लॉन्ग टर्म एडवर्सरीज़ है। बात अब ये आती है कि आज की तारीख में चाइना ने क्या किया है। चाइना की और ईरान की एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप तो है। चाइना ने वहाँ पर कमिट किया था कि हम $500 बिलियन इन्वेस्ट करेंगे, मिलियन नहीं बिलियन, $500 बिलियन, बिलियन डॉलर्स, 1 बिलियन में 1000 मिलियन होता है। तो ऐसे हम $500 बिलियन इन्वेस्ट करेंगे ईरान में, और ईरान का अभी तक वो तेल खरीद रहे थे, ईरान को वो आर्म्स वगैरह भी प्रोवाइड कर रहे थे। ईरान में उन्होंने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की कई क्या कहते हैं प्रोग्राम्स बनाए हैं उन्होंने। तो एक्सपेक्टेशन तो ये रहेगा ना कि अगर ईरान इतनी बड़ी ट्रबल में है तो चाइना जल्द से जल्द आके उसकी मदद करेगा। मगर जैसे आपने कहा, स्मृति आपने ही कहा कि वो शांत रहे हैं। अभी शांत रहने के 2 कारण हैं। एक तो ये है कि इसमें अपने आप को जोड़ने से जो यूएस और चीन के बीच में तनाव चल रहा है उसमें बढ़ोतरी होगी, और उसमें चीन को अपना नुकसान नज़र आ रहा है। टैरिफ्स की दृष्टि से देखें या कोई और चीज़ों में देखें तो उनको अपना नुकसान नज़र आ रहा है। और चीन जो है
वो अपना पहला सोचते हैं अपने देश के बारे में, बाद में दूसरों का सोचते हैं। तो ये फ़र्क है चीन में और भारतवर्ष में। हम जो है मूल्य और सिद्धांत पे चलते हैं, वसुधैव कुटुंबकम पे चलते हैं, और वन वर्ल्ड वन फैमिली वन फ्यूचर के हिसाब से चलते हैं। जैसे हमारे G20 में हमने कहा था, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सोच भी यही है कि भाई हम दुनिया के लिए भी कुछ हित सोचें, हम हमारा हित भी सोचें और दुनिया का हित भी सोचें। ये हमारी पारंपरिक सांस्कृतिक विरासत भी है। चीन में ये नहीं है। चीन में ये है कि वो पहले अपने बारे में सोचते हैं, बहुत प्रैक्टिकल होते हैं वो। तो इसलिए उन्होंने कुछ खास अभी ना कहा है ना बोला है। बोलने में तो बोल चुके हैं ऑलरेडी क्रिटिसिज्म, मगर प्रैक्टिकल वे में उन्होंने कुछ हेल्प नहीं किया है। अब थोड़ा थोड़ा हेल्प आ भी सकता है, कुछ ऐसी चीज़ें भी दे सकते हैं ईरान को, जैसे उन्होंने, लोग कहते हैं कि उन्होंने रूस को भी हेल्प किया है यूक्रेन वॉर में कुछ हद तक। तो ऐसा कुछ हम अनुमान लगा सकते हैं। अभी तक नहीं की है हेल्प, मगर अभी तक कोई मतलब सबूत नहीं है, ऑफिशियल ठोस सबूत ऑफिशियल नहीं है कि इन्होंने ये हेल्प कर दिया है। तो मैं सिर्फ अनुमान लगा रहा हूँ कि ये करने की उनकी इच्छा रहेगी। उनकी इच्छा क्या रहेगी कि ये युद्ध जो है वो थोड़ा लंबा चले, तो यूएस जो है वो थोड़ा और फंसे इसमें। जैसे रूस वहाँ यूक्रेन में फंसा है, तो फिर इधर यूएस फंसे और $1 बिलियन पर डे उनका खर्चा हो, तो और कमज़ोर होता जा रहा है यूनाइटेड स्टेट्स चीन की नज़र में। और चीन जो है वो अपनी गेम भी लंबी गेम खेलते हैं। तो अभी चीन तो अपनी जो शक्ति है उसको उसमें बढ़ोतरी कर रहा है। उसके आर्मामेंट्स देखें, उसकी शिप बिल्डिंग कैपेसिटी देखें, फाइटर एयरक्राफ्ट बिल्डिंग कैपेसिटी देखें, सबमरीन बिल्डिंग कैपेसिटी देखें, मिसाइल बिल्डिंग कैपेसिटी देखें। तो वो तो अपने भंडार भर रहे हैं ना अभी। और वो देख रहे हैं कि आगे जाके वॉर ऑफ एट्रिशन अगर हुआ, लंबी चली लड़ाई, युद्ध अगर लंबे समय तक चला, तो पर्याप्त मात्रा में ये सब चाहिए। ड्रोन्स चाहिए, मिसाइल्स चाहिए, शिप्स चाहिए, सबमरीन्स चाहिए। उन्होंने ये भी देखा है कि 1945 में यूएस जो है वो इतनी बड़ी महाशक्ति क्यों थी, सैन्य शक्ति, और क्यों जीती सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। इसलिए जीती कि उनकी जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कैपेसिटी थी वो सबसे आगे थी दुनिया में। जितनी बोट्स, शिप्स, टैंक्स, गन्स, फाइटर एयरक्राफ्ट यूएस बना सकता था, एम्यूनिशन वगैरह, वो और कोई देश नहीं बना सकता था। इवन फ्रांस और ग्रेट ब्रिटेन ने आफ्टर इनिशियल पार्ट ऑफ वर्ल्ड वॉर 2 अपने नक्शे, डिज़ाइन वगैरह यूनाइटेड स्टेट्स को सौंप दिया था। कि जो ब्रिटेन का जो फेमस एयरक्राफ्ट था, स्पिटफायर एयरक्राफ्ट, वो आफ्टर बैटल ऑफ ब्रिटेन के बाद, जिसमें काफ़ी लॉसेज हुए थे, एट्रिशन हुआ था, ये सारी तो मेड इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका था एयरक्राफ्ट। फ्रेंच एयरक्राफ्ट भी यूएस में बन रहा था, क्योंकि उनके पास वो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कैपेसिटीज़ नहीं थी। तो चाइना ने जो लेसन सीखा है हिस्ट्री में से वो ये है कि मिलिट्री इंडस्ट्रियल कैपेसिटी को एकदम स्ट्रांग बनाओ। और आज की तारीख में यूएस के मुकाबले में चीन जो है वो अगर नंबर से चलें तो शिप्स, प्लेन्स वगैरह, सबमरीन्स वगैरह बहुत जल्दी से बनाता है। ऑफ कोर्स क्वालिटी में मैं ये कहूँगा कि जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो इक्विपमेंट होता है वो आधुनिक होता है और चीन के इक्विपमेंट से आगे होता है। इंटरेस्टिंग सर, ये मतलब ये बहुत ही इंटरेस्टिंग इनपुट है। मुझे लगता है कि इतना हिस्ट्री से रिलेट करके जो इम्प्लिकेशंस हैं, मुझे लगता है ये बहुत ही नया आपने इसको हाईलाइट किया है। अच्छा, रशिया, सॉरी टू इंटरप्ट यू स्मृति, जो स्टोरेज अपने भंडार इसलिए भरेंगे कि कल अगर ताइवान स्ट्रेट में कुछ ऐसी बात हो गई तो उसके लिए तो उनको अपने स्टोर भर के रखने हैं। हाँ, उनको रेडीनेस चाहिए। उनको ये नहीं सुनना है अपने कमांडर्स से कि हमारे सारे एयर डिफेंस के मिसाइल्स अभी ख़त्म होने वाले हैं। और कंसिडरिंग कि ये जो छोटे कंट्रीज़ जिस तरीके से रिवोल्ट करके या जिस तरीके से वॉर का जो सिनारियो चल रहा है वो शॉर्ट लिव्ड वॉर नहीं है, वो सालों साल चल रही है। 4-5 साल तो कहीं नहीं गए, अब कितना लंबा चलती हैं वो तो खैर वो पता नहीं। मगर इसमें आपने जो नहीं पूछा उसका भी मैं बता देता हूँ कि अगर देखा जाए तो चीन का जो वर्चस्व है इसमें बढ़ा नहीं है। मेरी राय में थोड़ा सा कम हुआ है, क्योंकि वो ईरान के लिए कुछ खास कर नहीं पाया है। ठीक है, इतना सारा कहने के बाद कि हम आपके दोस्त हैं, हमारा बेल्ट एंड रोड आपके साथ है, $500 मिलियन का हम ये करेंगे वो करेंगे, तो मेरी राय में थोड़ा सा वर्चस्व कम। मगर मुझे लगता है कहीं ना कहीं ईरान ने इसको एंटिसिपेट किया होगा। क्या होगा,
मगर रूस का रूस ये भी के- कह सकते जी। हैं कि रूस का जो क्रेडिबिलिटी है और वर्चस्व कहेंगे जिसको, वो थोड़ा बड़ा है। उसका कारण ये है कि रूस जो है वो थोड़ा मोर ओपनली ईरान को मदद करने के लिए तैयार है, और रूस ने इसमें इनडायरेक्टली एक दो फायदे रूस को मिले हैं। एक तो ये कि देखिए, यूक्रेन में आप रूस को हरा नहीं पाए हो। वैसे भी अगर कोई महाशक्ति है, उसको दूर दराज इलाके में जब जाते हैं तब हराने की शक्यता रहती है। जैसे कि चीन को कोरिया में कोई नहीं हरा पाया, यूएस नहीं हरा पाई। मकार्थर यालू रिवर तक पहुंच गए थे ऊपर, मगर फिर उसके बाद जाके 38 पैरेलल तक उसको चाइनीज वॉलंटियर फोर्स ने फिर और नॉर्थ कोरियन फोर्सेस ने धक्का मार के नीचे तक ले आए। वियतनाम दूर की जगह थी तो यूएस उसमें हारा। अफगानिस्तान में यूएसए और रूस, सोवियत यूनियन दोनों हार गए। तो यूक्रेन में इतना आसान नहीं है कि रशिया को हराए, वो नेक्स्ट डोर है। जैसे चाइना के लिए कोरिया था, ऐसे ही इनको नेक्स्ट डोर है। दूसरी बात है कि अभी जो ध्यान है वो पूरा यूक्रेन से चला गया है, क्योंकि इस वॉर ने ये भी साबित किया कि नेटो में भी दरारें हैं, और जो ट्रांस अटलांटिक पार्टनरशिप कहते हैं उसमें भी दरारें हैं। और यूरोपियंस ये कह रहे हैं यूएस को कि आपने हमको पूरी मदद यूक्रेन के वॉर में, युद्ध में नहीं की, तो फिर हम आपके युद्ध में क्यों ऐसे ही आके पार्ट लें। वैसे भी नेटो जो है वो तो नॉर्थ अटलांटिक के लिए है, वो एशिया के लिए तो है ही नहीं। हाँ। तो नेटो के माध्यम से तो अगर आप लोगों को आमंत्रित करो तो नेचुरली प्रश्न चिन्ह होता है इसके ऊपर कि भाई नेटो के माध्यम से कैसे जाए। अब अगर कोई मदद करें यूएस को और इजराइल को, अलायंस पार्टनर्स, तो वो अपनी अलायंस पार्टनरशिप के माध्यम से हेल्प कर सकते हैं, नेटो के माध्यम से नहीं कर सकते। हाँ। इसमें किसने नेटो को कंसल्ट किया है? तो इसमें रूस को थोड़ा फायदा हुआ है कि वो पूरा जो अटेंशन है वो यूक्रेन से चला जाएगा अभी। लेकिन सर एक बात तो क्लियर है, आपने बताया कि ईरान की ये जो वॉर है, ये जो पूरा सिचुएशन है, ये कब एंड होगा अभी नहीं पता, लेकिन फिलहाल चलने वाला है। लास्ट क्वेश्चन इस शो पे मैं ये पूछूंगी कि हाउ डू यू सी इंडियाज कॉशियस अप्रोच टू ईरान वॉर? विल इंडिया पिक साइड इन द कमिंग डेज? और ये जो स्ट्रेटेजिक एम्बिग्विटी भारत ने भी मेंटेन की हुई है, इसको वर्ल्ड इस वक्त, हाउ द वर्ल्ड इज सीइंग इट? नहीं, आपने कई चीज़ बोल दी है, 3 इस चीजें प्रश्न पूछी में। है मैंने। तो आई विल ओनली स्पीक अबाउट वेदर और नॉट इंडिया वुड पिक साइड्स। तो इसमें इंडिया को साइड पिक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इंडिया जो है वो सबसे पहले अगर रियल पॉलिटिक के हिसाब से चलें तो इसमें पहले तो हमें अपना 1.4 बिलियन पीपल का जो हित है वो पहले देखना पड़ेगा। हमें ये भी देखना पड़ेगा कि हमारे जो 9 मिलियन ओवरसीज़ इंडियंस है, जो कि खाड़ी के देश में ज़्यादातर गल्फ़ कंट्रीज़ में ही है। पूरे ईरान में कुल मिला के 10,000 थे इंडियंस, जिसमें काफ़ी लोग ऑलरेडी आर्मीनिया और अज़रबैजान के रास्ते से निकल चुके हैं या निकल रहे हैं। तो जो 9 मिलियन है वो तो खाड़ी के देश में है, तो उसका हित तो पहले सोचना पड़ेगा। फिर हमें हमारा 1.4 बिलियन पीपल का जो हित है, हमारा आत्मनिर्भर भारत का जो हित है, हमारा विकसित भारत का जो हित है वो सोचना पड़ेगा। हमारी इकोनॉमिक रिक्वायरमेंट्स जो है उसके बारे में सोचना पड़ेगा। तो इसमें कोई ज़रूरत नहीं है कि हम जाके कोई भी अपना युद्ध शुरू करें तो हम जाके उसमें साइड्स पिक करें। इसमें किसने कहा है कि हमें जाके साइड्स पिक करनी है? हम ये कर सकते हैं जो कि हमने किया है कि शांति के लिए हम जनरल आवाज़ उठाएं, हम बातचीत के माध्यम से जितने भी तनाव के प्रश्न है उसका हल करें। इसके लिए हम बोले हैं, हम इसके लिए हमेशा बोलते रहेंगे। तो इसमें कोई साइड पिक करने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ तक हमारा रिकॉर्ड है, हमारी हिस्ट्री है, तो आप देखेंगे कि दुनिया में ऐसा कोई देश नहीं है कि जो इंडिया की तरह मूल्य और सिद्धांत पे चला है और सभी को एक्सेप्टेबल रहता है। जैसे इज़राइल और पैलेस्टाइन के बीच में भी ट्रेडिशनली हम दोनों के साथ संबंध अच्छे रख रहे हैं, रखते आए हैं। हमने सऊदी अरब और ईरान के बीच में भी कोई ऐसा साइड पिक कभी नहीं किया है, पास्ट में भी। हमने
जो ये यूक्रेन वॉर हुआ उसमें भी हमने साइड पिक नहीं की है। हमने जो साइड पिक की है वो शांति की साइड पिक की है। तो आज जब दुनिया में इतना एक अस्थिरता का माहौल फैला हुआ है और जब इतने युद्ध चल रहे हैं, आप मुझे बताइए कि भारत के सिवा और कौन सा देश है कि जो शांति की बात करता है हमेशा। शांति का मतलब ये नहीं है कि हम अपना जो ओपिनियन है वो देने से हिचकिचाहट दिखा रहे हैं। हम शांति का पक्ष रखते हैं। तो इसमें कौन सी साइड लेना ये प्रश्न मेरे हिसाब से तो उचित नहीं है। मतलब कि बिन ज़रूरी प्रश्न है ये। कल उठ के कहीं और जंग होगी, युद्ध होगा, तो क्या हम जाके उसमें भी ये कहेंगे कि मेरा सबसे पहला कर्तव्य ये है कि मैं साइड पिक करूं? मेरा सबसे पहला कर्तव्य ये है कि मैं देखूं कि भारत के ऊपर क्या असर पड़ेगी और भारत के हित में क्या है, उसके आधार पर फिर हम चलेंगे। और ये सरकार कर रही है। एक उदाहरण भी दे रहा हूँ। शुरू में लोगों ने काफ़ी निंदा की कि उनके सुप्रीम लीडर को असैसिनेट किया, तो क्यों इंडिया ने ये नहीं कहा, वो नहीं कहा। हुआ था वो प्रदर्शन। अब रिसर्च करें आप, तो रिसर्च करने से तो आप एक दिन के बाद, 2 दिन के बाद, 5 दिन के बाद भी अगर कंडोलेंस बुक साइन करें तो आपने अपना शोक तो प्रकट किया है। कहाँ लिखा है कि आपको 24 घंटे के अंदर ही बोलना है? जबकि परिस्थिति के बारे में आपको कुछ, वातावरण के बारे में जो हकीकत क्या है वो भी पता भी नहीं है। वो उन देशों में भी पता नहीं है कि क्या हुआ है। तो जब बात आई कंडोलेंस बुक की, तो जाके हमारे फॉरेन सेक्रेटरी ने जाके साइन किया। अब व्यक्तिगत रूप से आप उसकी भी रिसर्च कर सकते हैं कि क्या सुप्रीम लीडर जो खामेनी साहब थे वो नेचुरली बड़े वरिष्ठ नेता थे उस देश के, और उनको नेचुरली उनका लीडर होने से लोग आदर भी करते हैं। क्या भारतवर्ष के प्रति उन्होंने कभी कोई हमारे प्रश्नों पे सपोर्ट दिया है या कुछ और किया है? तो उसके ऊपर भी रिसर्च हो सकती है कि पिछले कई सालों में उन्होंने कई बार बिन ज़रूरी चीज़ों के ऊपर भी बयान दिया था। कश्मीर पे बयान दिया है, कहीं गाज़ा में कुछ चल रहा है या म्यांमार में चल रहा है, तो उनका जो बयान था, चाहे खुतबे में हो चाहे कहीं और हो, वो ये था कि ये जो इंडिया में माइनॉरिटीज़ जो है मुसलमान है वो ओप्रेस हो रहे हैं। तो ये भी एक हमारी भी रेड लाइन है। मैं तो मानता हूँ, मेरे लिए तो रेड लाइन है, चाहे सरकार के लिए हो ना हो वो अलग बात है, मगर व्यक्तिगत रूप से मैं एक भारतीय हूँ, इंडियन हूँ, मेरे लिए वो रेड लाइन है कि ये रेड लाइन जो है वो आप क्रॉस कोई नहीं कर सकता है। करेगा तो उसका फिर हमें भी थोड़ा रिसर्च करना पड़ता है उसके बारे में। यही तो हमारा काम है। बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन रही है आपके साथ सर, और मुझे लगता है कि ईरान पे जितना एक एनालिसिस हो सकता था एक एक्सपर्ट पर्सपेक्टिव से, एक नेशनल सिक्योरिटी के इंटरेस्ट से, एक जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट के, और एक इंटरनेशनल रिलेशंस इस वक्त किस तरीके से टर्मोइल में जा रहे हैं, जो ओवरऑल सिनारियो है इस वक्त ग्लोबली, मुझे लगता है बहुत अच्छा पर्सपेक्टिव रहा आपका। और मैं आपको आगे भी रिक्वेस्ट करूंगी कि आगे भी, क्योंकि आपका जो ऑलमोस्ट 45 इयर्स करियर स्पैनिंग इन डिप्लोमेटिक, प्रोफेशनल डिप्लोमेटिक सिनेरियो, मैं उसको भी डिफेंस एंड सिक्योरिटी ऑल्सो, मैं उसको भी डिस्कस करना चाहूँगी। कभी फुर्सत से बैठेंगे तो कैसे आपका, क्योंकि अलग अलग कंट्रीज़ में जा कर के एक सर्व करना, आप चाइना भी रहे हैं, आप गल्फ कंट्रीज़ में भी रहे, मतलब एंडलेस लिस्ट है। आई कैन नॉट लाइक जस्ट टेक अ फ्यू नेम्स एंड रिस्ट्रिक्ट और लिमिट दीज नेम्स। तो मुझे आपसे आगे भी चर्चा करनी है, आगे भी डिस्कशन करना है। फिलहाल ये डिस्कशन बहुत फ्रूटफुल रहा, आई एम श्योर ऑडियंस को भी बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी, थैंक यू। फिलहाल जागरण मंथन में इतना ही, नमस्कार।